नमस्कार, स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए जिन पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि प्रदेश को जलाभिषेकम कार्यक्रम के तहत जल संरचनाओं की सौगात मिली है। दूसरी खबर पत्थरबाजों को लेकर है। तीसरी खबर में हम बताएंगे कि एमपी का राजस्व शराब से बढ़ रहा है या ईंधन से। चौथी खबर किसानों को लेकर है। किसान अब ट्रेन रोको अभियान चलाने की तैयारी में है। वहीं पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी कोरोना की। तो मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम कार्यक्रम के तहत जल संरचनाओं का विजुअल लोकार्पण किया गया। मिंटो हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वर्चुअली जुड़े। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया भी मौजूद रहे। इन सभी की उपस्थिति में महात्मा गांधी नरेगा कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, लोकार्पित हुई 2073 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से 57,653 जल संरचनाओं में तालाब, सार्वजनिक कूप, प्राचीन बावड़ियों की मरम्मत, स्टॉप डैम और चेक डैम शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान कुछ जिलों की ग्राम पंचायतों के प्रधान और लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधा संवाद भी किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने सागर, मुरैना और छिंदवाड़ा जिले में निर्मित जल संरचनाओं के स्थल पर मौजूद ग्रामीणों से संवाद भी किया। अच्छा, आज नरेंद्र सिंह तोमर जी बैठे हैं हमारे सामने। आप एक बार बताएं, जॉब कार्ड धारी कितने हैं अपने गांव में? 450। और मैं ये भी जानना चाहता हूं, लॉकडाउन में कोई बाहर से मजदूर आए थे क्या, जो अपने गांव के बाहर गए थे? हाँ, 40-45 आए थे सर। आए थे, उन सबको काम दे दिया था आपने लॉकडाउन में? हाँ, दिया था। कोई बेरोजगार तो नहीं रहा उस समय? नहीं सर, मास्क दिए थे, साबुन दी थी और 5 किलो गल्ला दिया था हर महीने। अच्छा। और मजदूरी दी थी। अच्छा, आपने एक बड़ा अद्भुत काम किया है नदी पुनर्जीवन का। हाँ सर। आपने क्या किया उसके लिए? उनके लिए खंती खुदवाई। तो पहले छोटी छोटी खंती खुदवाई और फिर ये तो डैम बनवाए पत्थर उनके, और फिर तालाब बनवाए। अब नदी में पानी है पर्याप्त? तो हाँ सर, पर्याप्त पानी है नदी में? हाँ, अभी है, डैम बनाए, खंती खुदवाई पहले से। तो जलाभिषेकम कार्यक्रम की शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। मिंटो हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वर्चुअली राजनाथ सिंह साहब भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे। नरेंद्र सिंह तोमर साहब भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े थे। देखिए, बहुत बड़ी सौगात इसे मध्य प्रदेश को कह सकते हैं, क्योंकि 2073 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से 57,653 जल संरचनाओं में जो है तालाब, सार्वजनिक कूप और प्राचीन बावड़ियों की मरम्मत होगी। देखिए, बार बार ये बातें कही जा रही थी कि जो हमारी पुरानी धरोहरें हैं उनमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो पानी को संरक्षित कर सकती हैं, उन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो कबाड़ हो रही थी, खराब हो रही थी, तो उन्हें भी दुरुस्त किया जाएगा। एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को इस लिहाज से भी मिल रही है और जाहिर है कि कृषि क्षेत्र में भी इसको लेकर काफ़ी आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। कानून का दुरुपयोग करने वालों के साथ साथ कानून के खिलाफ चल रहे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ नए कानून लाने की तैयारी में है। दरअसल शिवराज सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ कानून लाने की योजना बना रही है। इसके लिए विभाग ने मसौदा तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो कानून में ऐसा प्रावधान किया जाएगा जिससे पत्थरबाजों की संपत्ति की नीलामी कर उनके द्वारा जो क्षति पहुंचाई गई है, जो क्षति की गई है, उसको उनकी ही संपत्ति से वसूला जाएगा, यानी संपत्ति का नुकसान वसूला जा सकेगा। बता दें कि गृह विभाग ने इस कानून का मसौदा तैयार कर निर्णय के लिए भेज दिया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति के बाद इसे कानून बनाने के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। 22 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में इस विधेयक को पेश किया जा सकता है।
घर से पत्थर आएंगे उसी के तो पत्थर निकाले जाएंगे। किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति को, प्रांतीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है और इसलिए प्रदेश के अंदर इस तरह के कानून पर विचार हो रहा है कि इनसे सख्ती के साथ निपट के वसूली की जाए। तो जहां से पत्थर आएंगे वहीं से निकाले जाएंगे, यानी जो नुकसान करेगा उसे ही भरपाई करनी पड़ेगी। प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रभु जी, अगर कोई नुकसान करता है तो उसे ही भरपाई करनी चाहिए। ये अमूमन हम देखते भी हैं कि तुमने नुकसान पहुंचाया अब तुम ही देखो, लेकिन अब कानून के रूप में भी मध्य प्रदेश में देखेंगे और इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार इस पर कानून भी लाने की तैयारी कर रही है पत्थरबाजों के ऊपर। आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल पारुल, ये स्वागत योग्य कानून कहना चाहिए इसको, क्योंकि अभी तक यदि हम कहें आईपीसी में तमाम प्रावधान है। यदि पत्थर कोई फेंकता है, उससे किसी को चोट लगती है, कोई नुकसान पहुंचता है, उसको लेकर सजा के प्रावधान है, लेकिन उससे ही उस नुकसान की भरपाई करने जैसा कोई प्रावधान अभी तक कानून में नहीं था। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को लेकर अलग स्पष्ट कानून वहां पर बनाया गया। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर इस तरीके के प्रदर्शन करने वालों के से वसूली, उनके पोस्टर लगाना और उनसे भरपाई करना नुकसान की, ये उत्तर प्रदेश ने एक नई परंपरा शुरू की थी जो पूरे देश में नजीर बनी और कई राज्यों ने उसको अपनाया है। मध्य प्रदेश भी उसी दिशा में बढ़ रहा है और ये क्योंकि जिस तरीके के आजकल आंदोलन का ये रुख हो गया है कि कहीं पर भी कुछ उत्पाती लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उससे सरकारी संपत्ति को और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसकी भरपाई करने के लिए ये कानून मध्य प्रदेश सरकार लाने की तैयारी कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में पहले ये कहा था, उसके बाद उसकी तैयारियां शुरू हो गई और जिस तरीके से गृह मंत्री कह रहे हैं कि जहां से पत्थर आएगा वहीं से उसकी वसूली की जाएगी, तो ये अपने आप में एक बड़ा कानून है और इससे इस तरीके के जो उत्पात करने वाले हैं उन पर कहीं ना कहीं सरकार अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, लेकिन हम देखें तो सर, अब जो लव जहाद कानून है उसके बाद इस कानून को लेकर भी आपको क्या लगता है कि सवाल उठेंगे? क्योंकि पत्थरबाज तो ठीक है, जो आंदोलन करते हैं, जो गुस्से में होते हैं, आक्रोशित होते हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कुछ असामाजिक तत्व भी जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं, तो क्या विपक्ष इस पर अब सवाल नहीं उठाएगा कि आप आंदोलन को ही दबा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए पारुल, आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, ये विधानसभा के अंदर है, संसद के अंदर और बाहर सड़क पर भी ये अधिकार सभी को प्राप्त है। भारत क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, वहां पर ये अधिकार है। लेकिन किसी भी आंदोलन में ये कहीं पर नहीं लिखा गया है कि कोई आंदोलन में हिंसक वारदातें की जाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी की जान को लेने तक की कोशिश की जाए कि ऐसी घटना कारित की जाए जिससे किसी की जान भी जा सकती है। तो पत्थर फेंकना भी उसी तरह की एक घटना है और हमने देखा है कि जो पत्थरबाजी होती है तो उसमें छोटे पत्थर नहीं, कई बार बड़े बड़े पत्थर भी फेंके जाते हैं। उसकी आड़ में कई तरीके के और भी जो है ऐसे काम लोग कर जाते हैं जो आमतौर पर होते नहीं है, जो कानून के खिलाफ है। तो उसको लेकर ये कानून बनाया जा रहा है और विपक्ष का चूंकि जिस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें विपक्ष ये मानकर चलता है कि किसी भी सरकार के द्वारा किए गए कार्य का विरोध करना उसका लोकतांत्रिक दायित्व है, अधिकार है, तो अपने कर्तव्यों का पालन विपक्ष करेगा। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी होंगे जो इसको सकारात्मक पहलू को समझेंगे और इसका स्वागत भी करेंगे। चूंकि यदि हम कहें कि लोकहित की बात करते हुए यदि देखें इस कानून को, तो आम लोक हित में ये कानून बहुत अच्छा है, क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया यदि किसी की, तो सरकार उसकी भरपाई कर सकती है। लेकिन किसी व्यक्ति की कड़ी मेहनत से कमाई गई निजी संपत्ति को यदि नुकसान पहुंचाया जाता है, किसी गरीब मजदूर की या नीचे कारपेंटर जैसे व्यक्ति की मोटरसाइकिल को जला दिया जाता है, तो उसकी भरपाई कहां से होगी? तो उसकी भरपाई का प्रावधान इस कानून में किया जा रहा है। तो ये देखें कि यदि हम व्यापक लोकहित में ये कानून एक तरीके से कहें तो एक अच्छा कानून है, ये नजीर बन सकता है और इस तरीके की घटनाएं जो अपराध होते हैं या इस तरीके के उत्पात होते हैं उसको रोकने के साथ ही जो पीड़ित होते हैं उनकी मदद का भी प्रावधान इसमें हो सकता है। जी पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो एक तरह से एक अच्छा कानून स्वागत योग्य, क्योंकि कई आंदोलन ऐसे होते हैं जिनमें उपद्रवी भी होते हैं, वो शांति से आंदोलन नहीं करते हैं। आप कई ऐसे भी होते हैं जो विरोध स्वरूप लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे पत्थरबाजों पर अब सरकार सख्ती दिखा रही है और इसको लेकर कानून ला रही है। यानी अब जिन्होंने भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया
उन पर अब कानून इस तरह से आएगा कि उनकी ही संपत्ति को नीलाम करके उसकी भरपाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है मध्य प्रदेश का राजस्व शराब से नहीं बल्कि ईंधन से बढ़ रहा है? जी हाँ, आज हम इस खबर के जरिए शराब और ईंधन से हो रही सरकार की आय की तुलना करने जा रहे हैं। राज्य में शराब की खपत हर साल 21% सालाना बढ़ रही है, लेकिन उससे राजस्व की सालाना वृद्धि 19.54% यानी करीब 20% हो रही है। इसकी तुलना में पेट्रोल डीजल की बिक्री में बढ़ोतरी 7% से भी कम रही, लेकिन इससे खजाने में हर साल 34% ज्यादा पैसा आ रहा है। सरकार के अपने आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। खास बात यह है कि सरकार को पेट्रोल डीजल की टैक्स वसूली के लिए अपना अमला नहीं लगाना पड़ता। तेल कंपनियां खुद ही ये टैक्स एकत्रित करके सरकार के खजाने में जमा कर देती हैं। लेकिन शराब समेत दूसरे मदों में राजस्व उगाही का जिम्मा सरकार के विभागों का होता है। जानकार कहते हैं सरकार अपने अमले के जरिए शराब समेत दूसरे मदों में आय नहीं बढ़ा पा रही है। इसका खामियाजा आम आदमी को पेट्रोल डीजल के बड़े दाम देकर चुकाना पड़ रहा है। यानी पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर सरकार नुकसान की भरपाई कर रही है। भोपाल में बुधवार को पेट्रोल 36 पैसे और महंगा हुआ। इससे आम आदमी अब जो है इसे 95.50 पैसे यानी करीब 100 रुपए प्रति लीटर खरीदेगा। तेल कंपनियों ने नए साल में अब तक 40 दिनों में 14 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल के दाम 29 नवंबर को पहली बार 90 रुपए प्रति लीटर हुए थे, यानी 2.5 माह में पेट्रोल के दाम 95 रुपए के पार हो गए हैं। ये चिंताजनक विषय है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जो ईंधन है उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, महंगाई पर पड़ता है, और इसे अगर बार बार बढ़ाया जा रहा है तो इससे राजस्व की भरपाई तो सरकार कर रही है, लेकिन आम आदमी की जेब पर डाका। और ये भी इससे कनेक्ट करके इसलिए देखा जा रहा है कि बाकी जो मद है जहाँ से राजस्व इकट्ठा किया जा सकता है वहाँ पर इतना फायदा गवर्नमेंट को नहीं हो रहा है, उतना टैक्स नहीं मिल पा रहा है जितना ईंधन से मिल रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़ हैं और भी इस खबर को समझाएंगे। रत्नाकर जी, आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हम देखें तो सरकार राजस्व की बात करती है, हमने सभी के मुख से ये सुना भी है कि शराब से सबसे ज़्यादा टैक्स सरकार को मिलता है, राजस्व मिलता है, और दूसरी तरफ ये भी आंकड़े कि जो ईंधन है उससे सबसे ज़्यादा इस बार कमाई हुई है बनस्पत बाकी मदों से। निश्चित रूप से अगर आप इतना बड़ा जो भारी भरकम आपका हमला है, इसकी शराब की बिक्री में इतना बड़ा इजाफा है, उसके बावजूद यदि स्थिति ये है कि रेवेन्यू के लिए आपको पेट्रोलियम पदार्थों को महंगा करना पड़े या उन पर जो कर हैं उनमें कोई रियायत न देने जैसा आप रुख अपना लें, तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति इसलिए बन जाती है क्योंकि शराब के शौकीनों की निश्चित रूप से अच्छी खासी संख्या है, हर जगह हुआ करती है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ पर डिपेंडेंसी वालों का आंकड़ा शराब के शौकीनों से बहुत ज़्यादा है। उन्हें प्राथमिक स्तर पर राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगभग हर व्यक्ति, हर घर में अब एक न एक ऐसी गाड़ी ज़रूर होती है जो पेट्रोल या डीजल के जरिए संचालित की जाती है। तो वो उस मद में अगर आप कोई राहत नहीं दे रहे हैं और रेवेन्यू की वसूली के लिए, रेवेन्यू का टारगेट पूरा करने के लिए इस तरीके से शराब की आय को वहाँ कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप पर निश्चित रूप से बोझ है, इसके लिए एक दलील दी जा सकती है कि वेतन देने हमें कर्मचारियों का या बड़े खर्चों को पूरा करने के लिए हमें पेट्रोल डीजल की आय बढ़ानी पड़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बार जो आम वर्ग है वही क्यों इस चीज़ के लिए पिसता है? सरकार क्यों नहीं अपने कुछ इस तरीके के उपाय अपनाती है? लोन लेने के अलावा भी कम से कम ये हो सकता है कि कुछ करों में राहत दे दी जाए। बजट का इंतजार किया जाना चाहिए, हो सकता है मामूली कुछ ऐसी राहत मिल जाए। लेकिन अभी की जो स्थिति बड़ी विचित्र है, क्योंकि उसमें शराब के चक्कर में आम आदमी बुरी तरीके से पिसा है, जिसका लगभग 99% के आसपास का हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत से रोज जूझता है और रोज उनको उन पदार्थों की उसको जरूरत पड़ती है, जिसके चलते उसकी जेब पर बुरा असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल रत्नाकर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से समझाया रत्नाकर जी ने हमें कि देखिए इतना अमला है और बावजूद उसके भी अगर शराब और दूसरे मदों से राजस्व नहीं वसूला जा रहा और पेट्रोल पर ही सारा दारोमदार टिका हुआ है, तो ऐसे में जाहिर है परेशानियां तो बढ़ेंगी। और ख़ास तौर पर आम आदमी, हर घर में आप जानते हैं जितने लोग हैं आजकल उतनी गाड़ियां मौजूद होती हैं, तो सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर असर, महंगाई भी बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील के तहत किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजना में लगे हुए हैं।
किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाएंगे। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल की ओर से जारी प्रेस नोट में अगले 1 हफ्ते के कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। मोर्चा ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार को हुई बैठक में आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए अगले कुछ दिनों की योजना का खुलासा भी किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 12 फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवा जाएंगे। इसके लिए 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोर्चा ने बताया कि 16 फरवरी को किसानों की मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। हालांकि मोर्चा की ओर से 18 फरवरी के दिन देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात कही गई है। किसान मोर्चा ने कहा 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। और इस खबर को हम समझते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाहे बीजेपी के तमाम आला नेता कितनी भी कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि उन पुरानी व्यवस्थाओं पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसे लेकर चिंतित हैं किसान, लेकिन बावजूद उसके जो किसान हैं वो किसी तरह से समझने को तैयार नहीं है। अब रेल रोको अभियान की तैयारी है, उसके बाद भी उनके कार्यक्रम तय है। मनोज जी, देखिए बाबू, पहले उन्होंने भारत बंद की बात की थी 3 घंटे का, लेकिन उसका कोई खासा असर देखने को मिला नहीं था। कुछ चुनिंदा राज्य छोड़ दे, उसके कुछ चुनिंदा हिस्से। और अब जबकि प्रधानमंत्री ने अपने लगातार जो भाषण दिया, उन्होंने संसद में जो राष्ट्रपति के धन्यवाद ज्ञापन पे अधिक भाषण दिया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए कि सरकार इस कानून से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि इसमें बातचीत की गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है, उस पर सरकार बातचीत करने को राजी है। लेकिन आंदोलनकारी जो मोर्चा है वो इतना आगे तक निकल आए हैं कि उनके पास अब कोई चारा बचा नहीं है। लिहाजा वो दिन प्रतिदिन रोज नए आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। इस आंदोलन के बाद अभी उन्होंने रेल रोको आंदोलन की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने जो राजस्थान के टोल टैक्स फ्री करने की बात कही है, ऐसा प्रयास वो पहले भी कर चुके थे। कई दिनों तक उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश के टोल फ्री कर दिए थे, लेकिन इसके बाद भी समस्या का हल नहीं है। दोनों पक्ष अपनी अपनी मांग पर अड़े। किसान मोर्चा जहाँ चाहता है कि सरकार कानून पूरा वापस ले, वहीं सरकार का रुख साफ है कि पहले आप आइए और बताइए कि इसमें खामी कहाँ पर है। तो दोनों अपने रास्तों से हटने को तैयार नहीं है। तो आने वाले दिनों में चूंकि किसान आंदोलन के जो नेता है उनको अपनी साख बचाना है, तो इस आंदोलन को धार देने की कोशिश में जुटे हुए हैं और सरकार ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है। तो कह सकते हैं कि वे आने वाले दिनों में इस प्रकार के धरने प्रदर्शन हमको और भी देखने को मिल सकते हैं। पर बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे मनोज जी कि खुद तोमर साहब ये कह चुके हैं कि हमने सदन से ही उन्होंने ये बात रखी कि हमने कहा कि आप पहले कमियां बताइए, आपको क्या चेंजेस करने हैं उसके बारे में बात कीजिए, लेकिन कोई उनसे किसी संशोधन के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक रट। तो ये रट जो है आने वाले समय में कितना नुकसान पहुंचा सकती है, आखिर क्यों समझने को किसान तैयार नहीं है। जैसे बार बार कुछ तस्वीरें उस आंदोलन से निकलकर सामने आई, ये बताते हुए कि आंदोलन कहीं और भी भटक रहा है, तो क्या उसे हवा देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सरकार तो तैयार है, अब बताइए कमी कहाँ है, उसे बदल देंगे। बिल्कुल, देखिए पारुल, इसमें ये हो गया कि पहले जो 60 दिन लगभग के किसानों का आंदोलन, 26 जनवरी के दिन तक जो आंदोलन था वो गैर पॉलिटिकल आंदोलन था। वो राजनीतिक दलों को इससे दूर रखा गया था। राजनीतिक दल उसको अपना समर्थन दे रहे थे, लेकिन उसके बाद हुई हिंसा के बाद कुछ किसान संगठन पीछे हट गए। और अब ये आंदोलन जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था कि ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 2.5 राज्यों का आंदोलन बताया जा रहा था, अब ये सिमटकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन बन गया और खासतौर से जाट राजनीति के आंदोलन का केंद्र बन गया है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट, हरियाणा के जाट वो मिल गए हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर वो यार जाट एकता बरकरार रही तो इसका अभी किसान आंदोलन में भले उनको फायदा हो, लेकिन 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा और विधानसभा में जाटलैंड में बीजेपी को भारी सफलता मिली थी। खासतौर से जो 7 साल पहले जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, इसके बाद से वहाँ जाट और मुस्लिम वोटों का जो समीकरण था वो बिखर गया था। अजीत सिंह जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए थे। खुद राकेश टिकैत जो इतने बड़े किसान नेता बनकर उभर रहे हैं, वो खुद पिछला चुनाव हार गए थे। ऐसे में अब इसको जाट आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया गया ताकि राजनीतिक रूप से इसका फायदा आगे लिया जा सके। यही कारण है कि ये लोग अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है कि विधानसभा चुनाव 2022 में होना है, जिसमें लंबा समय, अगर इसके पहले वो कदम वापस ले लेते हैं तो जाटलैंड में जो अपनी साख बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं उसको गहरा धक्का लगेगा। 2 साल के अंदर अंदर बीजेपी शायद कुछ ऐसा पासा पलटेगी कि इनको वापस अपने घर बैठना पड़ सकता है। तो यही कारण है कि पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें खुलेआम कूद गई है। सबको अपने राजनीतिक लाभ दिख रहे हैं इसमें, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस की हम बात करें, जो 3 जगह कल अलग अलग महापंचायत लगी थी,
जिसमें प्रियंका गांधी मौजूद थी, आम आदमी पार्टी के बिल्कुल, नेता बिल्कुल। इसमें जा रहे हैं, सपा बसपा के नेता इसमें जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये किसान आंदोलन से जाता है राजनीतिक आंदोलन में बदलता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये किसान आंदोलन की बजाय राजनीतिक आंदोलन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो है इसमें कूद गई हैं, वो नहीं चाहती कि इस आंदोलन को समाप्त किया जा सके। 2.5 राज्यों में पसरा ये आंदोलन अब सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर सिमट गया है, क्योंकि जाटों का ये आंदोलन था और वो सिर्फ फिलहाल खत्म करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से राहत मिलती दिखाई दे रही है कोरोना के मामले में हम बात कर रहे हैं। देश में कोरोना को लेकर पिछले कुछ दिनों से राहत मिलती दिखाई दे रही है। गुरुवार को जारी नए आंकड़ों ने फिर से चिंता बढ़ा दी। देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगातार 5 दिन तक 100 से कम रहने के बाद पिछले 24 घंटे के दौरान फिर बढ़कर 108 पर पहुंच गई। सक्रिय मामले में भी 1000 से अधिक बढ़ गए हैं और इस बीच देश में अब तक 70,17,114 लोगों का कोविड-19 टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 12,923 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,08,71,294 हो गया। इसी दौरान 11,764 मरीज स्वस्थ भी हुए, जिसके साथ कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या 1,05,73,372 हो गई है। 24 घंटे के भीतर देश में 108 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,55,360 हो गया। देश में रिकवरी दर अभी 97.26 यानी करीब करीब आप 100% ही मान लीजिए कि रिकवरी हो रही है। सिर्फ 3% आप कम कर दीजिए। सक्रिय मामलों की दर 1.31 है, मृत्यु दर 1.40%। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ सक्रिय मामले 1991 हो गए हैं, 1951 हो गए हैं, माफ कीजिए। और अब तक करीब 2,51,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 3,827 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। तो अब फिर से दोबारा ये जो कोरोना है वो चिंताजनक विषय बन रहा है। हालांकि हमने एक रिपोर्ट में पहले भी आपसे बात की थी, जिसमें बताया गया था कि मध्य प्रदेश में एक भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहते हैं कि अभी भी कोरोना गया नहीं है। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़ हेड वापस से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं, उनसे जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। रत्नाकर जी, फिर से चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आज जो आंकड़े सामने आए हैं 24 घंटे के दौरान 108 पर पहुंच गया ये आंकड़ा बढ़कर। ये निश्चित रूप से 100 से कम मौतों का 5 दिन के जो आंकड़ा चल रहा था उससे काफी राहत महसूस की जा रही थी, लेकिन जब ये आंकड़ा 108 पर पहुंच गया, एक्टिव केस 1000 के करीब बढ़ चुके हैं, तो एक चिंता की बात पर हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल नहीं है जहाँ ये केसेस बढ़े हैं। 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मामले बढ़े, लेकिन उनमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है, जो कि राहत की बात हो सकती है। लेकिन अगर देश के संदर्भ में देखें तो ये स्थिति एक बार फिर चिंताजनक बनती दिख रही है। और वैश्विक परिदृश्य में देखें तो और चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अभी तक आज जो फिगर था उनमें 10,73,00,000 लोग पूरी दुनिया में इसके इन्फेक्शन के शिकार हो चुके हैं। तो कोरोना टेम्परेचर में गिरावट का जो नया दौर शुरू हुआ उसके बीच में कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर एक बार फिर से चिंता का माहौल है और ये देखना होगा कि इस पर कैसे नियंत्रण होता है। बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि इस पर दोबारा नियंत्रण कैसे किया जाए, क्योंकि एक बार माइनस में जाते जाते हम फिर से एक बार प्लस में आ गए हैं और अब जो आंकड़े आए हैं वो 108 पर पहुंच गए हैं, जो चिंता का विषय है। यानी भले ही हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको समझदारी से कोरोना से बचकर रहना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।